अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो मैंने एंडोक्राइनोलॉजी पे शुरू किया और एंडोक्राइनोलॉजी पे मैंने हार्मोन्स के अबाउट बोला और हार्मोन्स के अबाउट बोलने के साथ मैंने ये भी बताया कि हार्मोन्स जो हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, किस क्लासेस से हो सकती हैं, उनका मैकेनिज्म क्या हो सकता है हार्मोन्स का। और मैंने दूसरे लेक्चर में फिर मैंने हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ब्लड प्लाज्मा में दो मेथड्स के हवाले से बात की। एलाइजा के मतलब, रेडियो अमीनो एसिड के मतलब मैंने बात की। तो आज हम नेक्स्ट जा रहे हैं बात करने ग्लैंड्स के मतलब और उनके हार्मोन्स के मतलब। तो ग्लैंड्स के मतलब और हार्मोन्स के मतलब बात करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले, उन लोगों को कहूंगा जिन लोगों ने मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जाफर गलत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर मेरा पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना आगे मत भूलें। तो मैं अपने टॉपिक पे जाता हूँ बिला तखीर। टॉपिक कौन सा है मेरा? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस पर टॉपिक है, इस पर मैंने आज पढ़ाना है। तो ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्लैंड उन ग्रुप ऑफ टिश्यूज को कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, टिश्यूज को कहते हैं। वो सेल्स, वो टिश्यूज जो एक खास किस्म की सेक्रेशन पैदा करते हैं, सेक्रीट करते हैं, जो कि हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को, उन टिश्यूज को हम ग्लैंड्स कहते हैं। वो जो हार्मोन सेक्रीट करने जा रहे हैं, वो जो सेक्रेशन सेक्रीट करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं कि वो ग्लैंड्स हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं किस पे? जो हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। किस पे हम बात करने वाले हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पे बात करने वाले हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे पाया जाता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाया जाता है, फोर ब्रेन में पाया जाता है। फोर ब्रेन में ये एक बोन है जो बेस पे पाई जाती है, जिसे सीला ट्रूसिका कहते हैं, जिसे सीला ट्रूसिका कहते हैं। ये बोन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के साथ अटैच्ड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड 1 सेंटीमीटर का डायामीटर रखता है। इसका डायामीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। और अगर इसके हम वेट की बात करते हैं तो वेट इसका 0.5 से लेकर 1 ग्राम तक होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना है? 0.5 से लेकर 1 ग्राम तक इसका वेट है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, स्टैक ऑफ हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्टैक ऑफ हाइपोफाइसिस के नाम से और हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये दो पोर्शन में मजीद डिवाइडेड है, दो पोर्शन में मजीद डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पोर्शन? एक इसका पोस्टीरियर पोर्शन है या पोस्टीरियर लोब है, एक इसका एंटीरियर लोब है या एंटीरियर पोर्शन है। पोस्टीरियर पोर्शन को, पोस्टीरियर पार्ट को, पोस्टीरियर लोब को क्या कहा जाता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। पोस्टीरियर लोब को, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। और इसके एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। इसके पिट्यूटरी पोर्शन को, पिट्यूटरी लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये ग्लायल सेल से, न्यूरॉनल सेल से डेरिवेटिव्स है। किससे? न्यूरॉन के सेल से, ग्लायल सेल से डेरिवेटिव्स हैं, उनसे ड्राइव्ड हैं। इसी वजह की बुनियाद पर, चूंकि ये डिराइव्ड हैं ग्लायल सेल से, इसी वजह की बुनियाद पर इनको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इनको? न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। और एडिनोहाइपोफाइसिस जो हैं ये एपिथेलियल सेल्स से डिराइव्ड हैं, एपिथेलियम सेल्स से डिराइव्ड हैं, इसीलिए इनको एपिथेलियल सेल्स के नाम से जानते हैं, या इनमें एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। एक न्यूरोहाइपोफाइसिस है, दूसरा एडिनोहाइपोफाइसिस है, एक पिट्यूटरी लोब है, दूसरा इंटीरियर है, एक जो है पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब है, दूसरा उसका एंटीरियर लोब है। इन दोनों लोब्स के दरमियान एक कनेक्शन है जो इनको आपस में जोड़ता है, और वो कनेक्शन क्या है? पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिया। क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ता है, उनके दरमियान पाया जाता है। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है, वो दो हार्मोन्स की सेक्रेशन मेनली करता है। कौन कौन से दो हार्मोन? एक एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन्स की प्रोडक्शन मेनली होती है पोस्टीरियर रीजन से, पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पोर्शन से। वो कौन कौन से हैं? एक एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन। दोनों हार्मोन्स जो हैं हम इनके मुतालिक बताते हैं। क्या होता है? जो एडीएच है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है या वैसोप्रेसिन है, ये एक्ट करता है, ये सेक्रीट होता है। कब सेक्रीट होता है? जब जिस्म के अंदर पानी का लेवल कम हो जाए, जब जिस्म में प्लाज्मा में, उसके ब्लड के प्लाज्मा में पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो क्या होता है? उस वक्त वो पानी की कम कंसंट्रेशन फीडबैक फराहम करती है किसको? पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी को फीडबैक फराहम करती है। पिट्यूटरी उस फीडबैक के रिस्पॉन्स में क्या करता है? अपनी सेक्रीशन कार्य करता है। वो कौन सी सेक्रीशन है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सेक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और सेक्रीट होने के बाद वो कहां पे आता है? वो एक्ट करता है किडनी पे। और किडनी पे इफेक्ट क्यों करता है? क्योंकि किडनी से यूरिन की एक्सक्रीशन होती है, यूरिया एक्सक्रीट होता है। किडनी अपने साथ जो है, किडनी यूरिया एक्सक्रीट करवाने के साथ, यूरिया जब एक्सक्रीट होता है तो इसके साथ क्या चीज और एक्सक्रीट होती है? पानी भी एक्सक्रीट होता है। क्योंकि जिस्म में पानी की कमी थी, तो रिस्पॉन्स में क्या हुआ? पानी को एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसकी नेफ्रॉन की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से या उसके डिस्टल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन में पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, पानी जिस्म को भेज दिया जाएगा, और एज रिजल्ट क्या होगा? जो किडनी यूरिन एक्सक्रीट करेगा वो कंसंट्रेटेड हालत में होगा, वो येल्विश कलर में होगा, क्योंकि उसमें पानी कम और यूरिया ज्यादा है। पानी कम और यूरिया ज्यादा है, इसीलिए वो यूरिया कंसंट्रेटेड हालत में होगा, यूरिन कंसंट्रेटेड हालत में होगा, येलोइश कलर में होगा। अब होता क्या है कि जब जिस्म में पानी की कमी नहीं थी, जिस्म में पानी वाफिर मिकदार में था, तो ये पानी की कंसंट्रेशन जब पूरी होगी तो ये फीडबैक देगा पिट्यूटरी को कि पिट्यूटरी जो है थैलेमस की तरफ जाएगा, और पिट्यूटरी क्या करेगा? रिजल्ट में एडीएच की सेक्रेशन को रोक देगा कि भाई बस करो, अभी जिस्म में पानी की कमी नहीं है, अभी जिस्म में पानी मौजूद है पूरी मिकदार में, लिहाजा तुम अपनी सेक्रेशन को बंद करो, इसकी सेक्रेशन बंद कर दी जाएगी। और अगर कभी ऐसा हो कि एडीएच की सेक्रेशन में प्रॉब्लम आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए, एडीएच ना सेक्रेट हो पाए, या फिर ये है कि एडीएच अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए,
तो रिजल्ट ये होगा कि जब जिस्म में पानी की कमी होगी और जरूरत होगी कि एडीएच को सेक्रीट किया जाए और एडीएच रिलीज होने के बाद जिस्म में पानी की कमी को पूरा करे, तो जब एडीएच नहीं होगा नतीजतन जिस्म में प्लाज्मा में पानी की कमी रह जाएगी और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, मगर किसकी वजह से? एडीएच की म्यूटेशन की वजह से। और ऐसे में डायबिटीज हो जाएगी, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। उसके बाद दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये मिल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मगर कब? जब बेबी पैदा होता है। बेबी पैदा होने के बाद मां की ब्रेस्ट फीडिंग करता है, सकिंग करता है, वो सकिंग जो है वो स्टिमुलेशन फराहम करती है मां को, वो स्टिमुलेशन फराहम करती है मां के पिट्यूटरी को। मां का पिट्यूटरी जो है उसका पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज करता है, और ऑक्सीटोसिन की जो रिलीजिंग है वो मिल्केशन करवाने में मदद देती है, जो है वो मां की ब्रेस्ट से मिल्क को जो है वो सेक्रीट करवाने में, उसको पैदा करवाने में वो हेल्प होती है। ये काम नहीं करता। दूसरा काम क्या करता है ऑक्सीटोसिन? जब बेबी बर्थ कर रहा होता है, पार्चुलेशन हो रही होती है, तो पार्चुलेशन के वक्त क्या करता है? इसकी सेक्रेशन यूट्राइन वॉल जो है, मसल जो उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है बेबी को पुश करता है, और बेबी को जब पुश करता है तो बेबी बर्थ लेता है। तो उस वक्त वो जो कंडीशन होती है, वो जो पेन पैदा होता है, वो जो यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है उसे लेबर पेन के नाम से जानते हैं। वो पार्चुलेशन में और लेबर पेन पैदा करवाने में कौन रोल प्ले करता है? ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है। ये वो दो हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पोर्शन से पैदा हो गए। उसके बाद क्या है? दूसरा इंटीरियर पोर्शन है पिट्यूटरी का, वो 6 हार्मोन्स जो हैं वो ज्यादा मेनली पैदा करता है, बाकी छोटे मोटे हार्मोन्स भी पैदा करता है। अब 6 हार्मोन्स कौन से हैं मेनली? लेकिन ये इंटीरियर पोर्शन जो है इसके 5 मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पैदा करने में इन्वॉल्व हैं। कौन से? एक जिन्हें सोमेटोट्रॉप्स कहा जाता है, दूसरे जिन्हें कॉर्टिकोट्रॉप्स कहा जाता है, तीसरे जिन्हें थायरोट्रॉप्स कहा जाता है, चौथे जिन्हें गोनेडोट्रॉप्स कहा जाता है, पांचवें जिन्हें लैक्टोट्रॉप्स कहा जाता है। पहले जो सोमेटोट्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स पैदा करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स पैदा करते हैं। और ग्रोथ हार्मोन जो हैं वो सिंगल चेन हार्मोन्स होते हैं। 191 अमीनो एसिड रखने वाले, 191 अमीनो एसिड रखने वाले एक चेन पर मुश्तमिल हार्मोन्स होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, ये हार्मोन्स ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की, एनिमल की नॉर्मल ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर ये हार्मोन्स नॉर्मल रूटीन में, इब्तदाई स्टेज में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं, उस पर सेक्रेट होते हैं मुनासिब मिकदार में, तो एक लेवल की ग्रोथ होती है। और अगर ये मुनासिब मिकदार में सेक्रेट नहीं हो पाते तो क्या होता है कि वो बच्चा जो 12 साल की एज में है, उसे 12 साल के मुताबिक हाइट गेन करनी चाहिए थी, उसे उतना वेट गेन करना चाहिए था, तो वो 12 साल की उम्र में एक 4 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे की उम्र का नजर आता है, उसकी हाइट 4 या 5 साल के बच्चे की बराबर होती है। तो उस वक्त क्या कहेंगे कि उसकी हाइट अपनी एज के हिसाब से नॉर्मल रेंज में नहीं जा पाई, नॉर्मल रेंज से कम है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल रेंज से कम है, तो वो ठिगनेपन का शिकार हो जाता है। ऐसी डिजीज को ड्वार्फिज्म कहते हैं। ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म कहते हैं। लेकिन उसी के ऑपोजिट में देखें, उसी लेवल पे अगर ये हार्मोन अपनी सेक्रेशन से ज्यादा सेक्रेट होता है तो क्या होता है? ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो बच्चा है जिसे 7 साल में या 8 साल में अपनी एज पे उसे हाइट दिखानी चाहिए थी, एज के हिसाब से नॉर्मल हाइट दिखानी चाहिए थी, वो क्या करेगा? अपनी एज से बढ़ के हाइट उसकी नजर आएगी। ऐसे में उसे क्या होगा? वो 7 साल की एज में 15 साल का बच्चा दिखाई देगा,
14 साल का बच्चा दिखाई देगा, उसकी हाइट 14 साल के बच्चे के बराबर होगी, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे बच्चे को जो ये कंडीशन है उसे हम क्या कहते हैं, जायजेंटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जायजेंटिज्म कहते हैं। बच्चे की ग्रोथ अपनी एज के हिसाब से, एवरेज जो ग्रोथ है उसके हिसाब से बढ़ जाती है सेक्रीशन की वजह से, इन हार्मोन्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं, जायजेंटिज्म कहते हैं। तीसरी वो क्या है, एक्रोमेगाली कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली मतलब ये है कि हार्मोन्स जब सेक्रीट हो रहे होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, तो इनका कंसंट्रेशन जो है वो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, मखसूस किस्म की कुछ बोन्स जो हैं वो अपनी लेंथ से बढ़ जाती हैं। मतलब इन जॉज की बोन जो है वो बढ़ जाती हैं, नोज की बोन बढ़ जाती है, हैंड्स की बोन बढ़ जाती हैं, स्कल की बोन बढ़ जाती है अपनी नॉर्मल रूटीन से। तो वो बाकी जो जिस्म है उसके हिसाब से, बाकी जिस्म जो ग्रोथ कर रहा होता है उसके साथ एवरेज ग्रोथ नहीं करता, बल्कि उनसे ज्यादा ग्रोथ कर जाता है जिस्म का कुछ हिस्सा, जिसे एक्रोमेगाली कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद भारत ये है कि ये ग्रोथ हार्मोन जो है, ये जब जिस्म में ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है, हम जानते हैं ग्लूकोज को इस्तेमाल करके ग्लाइकोलाइसिस करवाई जाती है, और ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी ली जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये ग्लाइकोलाइसिस की बजाय लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है, लिपिड्स को एडिपोज टिश्यूज से निकलवाता है, उसकी मोबिलाइजेशन करवाता है, ताकि ग्लूकोज की बजाय हम लिपिड्स को इस्तेमाल कर सकें और उनसे एनर्जी ले सकें, और लिपिड्स को एसिटल को एंजाइम में कन्वर्ट करवाता है ताकि उससे एटीपीज ली जाए। और जब लिपिड्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि उसे जो है वो उसी कंडीशन में केटोसिस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, केटोसिस। ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या है, कॉर्टिकोट्रॉप्स हैं। कॉर्टिकोट्रॉप्स जो हैं वो जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं उन्हें एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स कहा जाता है, एसीटीएच के नाम से जानते हैं। या इनमें ग्लूकोकोर्टिकाइड है या एंड्रोजन्स हैं। ये हार्मोन जो पैदा हो रहे हैं इनमें भी सिंगल चेन जो है वो हार्मोन्स होते हैं अमीनो एसिड की, और अमीनो एसिड की तादाद 39 के अबाउट। किसके अबाउट होती है, 39 के अबाउट होती है अमीनो एसिड की तादाद। और इसमें क्या है कि ये जो है जहां पे एंड्रोजन्स तो हैं सेकेंडरी में इन्वॉल्व हैं, वहीं पे ये जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस का जो साइज है वो मेंटेनेंस में इन्वॉल्व, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं कौन, ये एंड्रोजन्स। और नेक्स्ट क्या है, थायरोट्रॉप्स हैं। थायरोट्रॉप्स जो है वो थायराइड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल्स को, उसको जो है वो उसका साइज को मेंटेन करते हैं ताकि, और उनमें से सेक्रेशन करवाते हैं, ये टीएसएच भी करवाते हैं। इनसे थायरोट्रॉप से क्या पैदा होता है, टीएसएच पैदा होता है, जिसे जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जब गोनेडोट्रॉप से जो है वो फैक्टर जो पैदा होता है वो जीएनआरएच है, जो है वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, फैक्टर जो है, जो कि गोनेडोट जो है उनके पास से सिक्रीशन करवाता है, जो कि ये पैदा होते हैं दोनों, टीएसएच और जीएनआरएच, ये हाइपोथैलेमस से पैदा होते हैं और इनके पास आते हैं ताकि इनके जरिए से सिक्रीशन पैदा हो। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हाइपोथैलेमस का रोल पढ़ेंगे तो उसमें ये हम बात करेंगे इनके मतलब। तो थायरोट्रॉप से क्या पैदा होता है, थायराइड ग्लैंड से क्या पैदा होता है, दो सिक्रीशन पैदा होती हैं, T4 और T3। T4 जिसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं, T3 जिसे ट्राई आयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं, T4 जिसे थायरॉक्सिन भी कहते हैं। ये दोनों आयोडीन की मौजूदगी की वजह से बनते हैं और ये भी ग्रोथ में और मेटाबॉलिक रेट में इन्वॉल्व होते हैं, उनको मेंटेन करने में। कौन, T4 और T3। और देखा गया है कि ये T4 और T3 जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ एनिमल्स में मेटामॉर्फोसिस करवाने में भी इन्वॉल्व हैं।
किसमें मेटामॉर्फोसिस करवाने में इन्वॉल्व हैं। तो ये उनकी जो मेटामॉर्फोसिस करवाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि T4 T3 जो है अगर ये पूरी तरह से T4 सेक्रेशन नहीं हो पाती तो ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड होती है और इनकी प्रॉब्लम की वजह से इनकी जो है वजह से गोइटर डिजीज भी हो जाती है जिसे गिलर्ड की बीमारी कहते हैं। और ये हार्मोन्स जो हैं ये दो तरह की चेंज मुश्तमिल होते हैं, एक अल्फा दूसरी बीटा। अल्फा चेंज जो है वो 89 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है और बीटा चेंज जो है वो 112 या 112 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, 112 अमीनो एसिड पे। और जो है बीटा चेन और 89 जो है वो अमीनो एसिड होते हैं अल्फा चेन में मुश्तमिल होती है। उसके बाद है गोनेडोट्रॉप्स जो हैं, ये गोनेड्स में ये दो सिक्रीशन खारिज करते हैं, कौन कौन सी, FSH और LH। जिसे FSH जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये जाते हैं गोनेड्स के पास और गोनेड्स के पास जाके ये क्या करवाते हैं, उनसे सिक्रीशन करवाते हैं गोनेड्स के हार्मोन्स की। मतलब ये पिट्यूटरी से पैदा हुआ, गोनेडोट्रॉप्स में से पैदा हुई क्या जो है वो FSH पैदा हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा हुआ और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पैदा हुआ। अब जो FSH पैदा होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों क्या हैं, अल्फा और बीटा चेन पर मुश्तमिल होते हैं। FSH जो है वो अल्फा चेन उसकी 89 अमीनो एसिड की, बीटा 112 की, और LH की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अल्फा चेन 89 की और बीटा 115 अमीनो एसिड की होती है। तो ये FSH जो पैदा होते हैं और LH, ये FSH क्या करता है, फोलिकल्स पैदा करवाते हैं ओवरी से, वो फोलिकल्स पैदा करवाते हैं जिनमें ओवम बनता है। और इसके साथ साथ ये टेस्टिस से, मेल गोनेड से क्या करवाते हैं, पैदा करवाते हैं स्पर्म पैदा करवाते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन करवाने में इन्वॉल्व है। जबकि LH जो है ये जो है ओव्यूलेशन में इन्वॉल्व है, जो कि ओवरी से होती है, ओवम रिलीज होता है और ओवम रिलीज होने के नतीजे में बाद में जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बनती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, जबकि ओवरी जो है उसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। एस्ट्रोजन और LH जो है मिलके ओवोजेनेसिस करवाने में इन्वॉल्व हैं। तो ये दो हार्मोन जो पैदा होते हैं जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये प्योर फीमेल गोनेड्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये सिर्फ ओवरी से पैदा होते हैं और इनके ज़रिए असर पैदा होते हैं। जबकि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन मेल में पैदा होता है, जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन में भी और उसके साथ साथ ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है लैक्टोट्रॉप्स जो हैं, ये किसमें इन्वॉल्व है, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। प्रोलैक्टिन जो है ये क्या करता है, ये 198 अमीनो एसिड पर सिंगल चेन हार्मोन है और ये पैदा होता है पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से पैदा होते हैं और ये जैसा कि नाम इसका लैक्टोट्रोप सेल्स का रखा गया है। लैक्टोट्रोप क्यों रखा गया, क्योंकि प्रोलैक्टिन करवाते हैं और प्रोलैक्टिन का काम क्या है, ये मेमरी ग्लैंड्स के पास आता है। ये इन्हें इसीलिए इन लैक्टोट्रोप्स को मेमोट्रोप्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मेमरी ग्लैंड्स के पास आता है और फीमेल की ब्रेस्ट पे जाके ये क्या करता है, इफेक्ट करता है और उसमें मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। अब मैंने ऑक्सीटोसिन की बात की थी, मिल्क की प्रोडक्शन, ये मिल्क की प्रोडक्शन, ये मिल्क की प्रोडक्शन उन सेल से करवाता है और वो उसकी मिल्क की प्रोडक्शन रिलीज करवाता है। मतलब कि बच्चे की फीडिंग के लिए वो आउट ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क जो है वो मूव करता है, ये उसकी ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है और ये उस ब्रेस्ट में से मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। और सिर्फ मिल्क की प्रोडक्शन नहीं करवाता, ये जो है प्रोलैक्टिन जो है वो उसकी फीमेल ब्रेस्ट जो है उसकी ग्रोथ में भी इन्वॉल्व है, उनके जो है वो साइज अटेनिंग में भी ये इन्वॉल्व होता है, कौन, प्रोलैक्टिन। तो ये रहे थे जनाब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो पोर्शन के हार्मोन्स जो हैं, हमने वो बोले ये 6 हार्मोन, जिसमें 2 हार्मोन हमने गोनेडोट्रॉप्स के FSH और LH पढ़े। ठीक है, और इसके साथ हमने पिट्यूटरी पोर्शन की भी बात की, उसमें 2 हार्मोन DH और ऑक्सीटोसिन की बात की। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।